नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरॉइड्स में। मेरा नाम है अमित और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 5 सीटर एसयूवी सेगमेंट के अंदर Hyundai क्रेटा ने तहलका सा मचा के रखा है। लेकिन जिन लोगों को 7 सीटर गाड़ी चाहिए, पूरी फैमिली के साथ चलना है, उन लोगों के लिए अभी तक Hyundai की तरफ से कोई पेशकश नहीं की गई थी। लेकिन अब यहाँ पर Hyundai Alcazar प्रस्तुत है आपके सामने और आज हमारे सामने ये गाड़ी मौजूद है। इसे हमने चलाया, हमने इसमें बैठ करके देखा, हमें मालूम है कि यहाँ पर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। लेकिन जब तक ये गाड़ी पूरी तरह से अनवील नहीं हो जाती तब तक कुछ चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गाड़ी पूरी तरह से कैमोफ्लेज्ड है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रहेंगी। तो आज इस कुछ रिस्ट्रिक्टेड से रिव्यू में मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, कुछ नहीं भी बताऊंगा, लेकिन आप यकीन जानिए कि जब आप ये वीडियो पूरी तरह से देख लेंगे तो आपको इस गाड़ी के बारे में काफ़ी कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं नए इंजन्स की, नए ट्रांसमिशंस की और ये गाड़ी चलती कैसी है, क्योंकि इस गाड़ी को आज हमने चलाया और हमारा जो ड्राइव फील था उसके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है। तो यहाँ पर आपको 2 इंजन्स मिलेंगे, एक 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और एक 1.5 लीटर वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो। अब ये जो नया पेट्रोल इंजन है ये न्यू 2.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और यहाँ पर आपको मिलते हैं 159 PS पावर के तौर पर और 191 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क। जो डीजल इंजन है वहाँ पर आपको 115 PS की पीक पावर मिलेगी और 250 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलेगी। आज हमने सिर्फ पेट्रोल इंजन चलाया और ये नया इंजन है तो उसे चलाना ज़्यादा सार्थक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वही इंजन यूनिट है जो कि आपको टूसॉन में भी मिलती है और यहाँ पर वहाँ से अब 7 PS आपको ज़्यादा मिलते हैं और अप टू 4.4% फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर है। ये उसी इंजन का एक नया जनरेशन वर्जन है और अगर Hyundai की माने तो इस पेट्रोल इंजन के साथ जो Alcazar है ये 0 to 100 लेस देन 10 सेकेंड्स में करता है। दोनों ही इंजन्स में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। तो ये नया पेट्रोल इंजन चलता कैसा है? अब जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव बात मुझे इस इंजन के साथ लगी वो है इसका रिफाइनमेंट और किसी भी तरह की इंजन नॉइज़, ख़ास तौर पे जब आप क्रूजिंग स्पीड पे चलते हैं तो कैबिन के अंदर बिल्कुल नहीं आ रही थी। दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रैक्टेबिलिटी, और इस इंजन की ट्रैक्टेबिलिटी यानी कि हायर गियर्स में जब आप इसे लो स्पीड्स पर चलाते हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। मैंने जब इसे टेस्ट किया तो 4th गियर में भी 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आराम से पुल कर रहा था। इनफैक्ट 600 RPM 700 RPM पर भी ये किसी तरह की स्प्लटरिंग नहीं कर रहा था, किसी तरह की कोई स्टटरिंग नहीं कर रहा था और 900 और 1000 RPM के आसपास आपको पुल मिलना शुरू हो जाता है और उसके बाद ये बहुत ही लीनियरली पुल करना शुरू करता है और जाता है 6800 RPM तक, जहाँ पर लिमिटर आकर के कट कर देता है। 2.5-3,000 RPM के बाद एक ज़रा स्पोर्टी सा साउंड आपको अंदर सुनाई देगा और ओवरऑल ये इंजन काफ़ी रिफाइंड महसूस होता है। किसी तरह की कोई फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स हमारे साथ शेयर नहीं किए गए हैं, लेकिन जितना हमको चलाने को मिला उस लिहाज से अगर मैं अपना अनुमान बताऊं, मैं इन नंबर्स को वेरीफाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं अगर अपना अनुमान बताऊं तो ये 8-9 से लेकर के 12-13 तक की फ्यूल एफिशिएंसी आपको देगा सिटी और हाईवे में, जो कि इस तरह के एक बड़े पेट्रोल इंजन के लिए, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छा नंबर होना चाहिए। जो डीजल इंजन है वहाँ पर भी Hyundai का क्लेम है कि आपको बेस्ट इन सेगमेंट फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। हमने जब इस गाड़ी की टेस्टिंग करी तो फर्स्ट गियर में हमें 54 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड देखने को मिली। सेकंड गियर में ये गाड़ी 100 क्रॉस करके 104 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पर पहुंच गई और यही कारण है कि इसका जो एक्सेलरेशन है 0 to 100 ये काफ़ी क्विक नंबर्स आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर कुछ और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इसमें जो फ्रंट मैकफर्सन सस्पेंशन है वहाँ पर हाइड्रोलिक रिबाउंड स्टॉपर का इस्तेमाल किया गया है और पीछे जो कपल्ड टॉर्शन बीम एक्सल सस्पेंशन है वहाँ पर आपको अपराइट रियर शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं, जिससे कि बॉडी कंट्रोल ज़्यादा बेहतर होता है। आपको एक प्लांटेड फील मिलती है। सामने का जो मैकफर्सन सस्पेंशन है उसे भी ट्यून किया गया है बेटर रिबाउंड कंट्रोल के लिए और इसलिए भी ताकि आपकी जो राइड क्वालिटी हो वो ज़्यादा प्लस हो जाए। और जब हमने आज इस गाड़ी को चलाया तो ये बात बहुत ही जाहिर थी कि इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो वाकई में एक्सेप्शनल है। जब एक अकेला आदमी इस गाड़ी को चला रहा होता है, चूँकि ये गाड़ी 7 लोगों को बिठाने के लिए बनी हुई है, तो एक हल्का सा फर्मनेस आपको महसूस होता है, क्योंकि लोड होने के बाद में ये गाड़ी और ज़्यादा अच्छे से चलती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो राइड क्वालिटी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी और इस गाड़ी में आपको वाकई में
बहुत ज़्यादा कंफर्ट का अनुभव होगा। ये चीज़ आप क्लियरली महसूस कर पाएंगे। और दूसरा जो एक एस्पेक्ट है जहाँ पर आपको कंफर्ट महसूस होगा, वो है इस गाड़ी के अंदर जो एक्सट्रीमली लो एनवीएच लेवल्स आपको महसूस होते हैं, और उसके लिए कुछ खास उपाय किए गए हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर फोम का इस्तेमाल किया गया है, और साउंड डेडनिंग एनवीएच कंट्रोल के लिए अलग अलग जगह बहुत ही खास मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं, ताकि बाहर की कोई भी आवाज़ जो है वो गाड़ी में ना आए। और एनवीएच कंट्रोल जो है इस गाड़ी का, वो वाकई में हमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल लगा। एक काफ़ी बैलेंस्ड राइड के साथ इसकी जो हैंडलिंग थी वो भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल लगी। हालांकि एक हल्का बॉडी रोल आपको महसूस होगा, लेकिन ये जो गाड़ी है लाइन पकड़ करके चलती है अपनी। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, और इसके साथ ही साथ जो स्टीयरिंग है वहाँ पर भी एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ फील है। इनर्ट या डेड स्टीयरिंग ये नहीं है। स्लो स्पीड्स पर काफ़ी लाइट रहता है, और स्पीड जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इसमें भार आता जाता है, और एक ज़्यादा रीएश्योरिंग फील आपको स्टीयरिंग पर मिलती है। लेकिन डेड सेंटर पे ये इनर्ट नहीं होता है, और ऐसा नहीं लगता है आपको कि अगर आप स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं तो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो जो प्रेडिक्टेबिलिटी है गाड़ी की वो काफ़ी अच्छी है इसके साइज़ के हिसाब से। अगर आप इस गाड़ी का क्लच देखेंगे तो वो भी काफ़ी लाइट है, और सिटी में स्टॉप स्टार्ट ट्रैफिक में आपको काफ़ी मदद करेगा। गियर शिफ्ट्स बड़े ही स्मूथ हैं, तो क्लच और गियर बॉक्स जो है ये काफ़ी स्मूथ होने के कारण जब आप इसे सिटी में चलाते हैं तो इस ट्रैक्टेबल इंजन के साथ आपको एक ऑटोमेटिक की कमी खलेगी नहीं। हालांकि ऑटोमेटिक आपके पास मौजूद है, लेकिन अगर आप मैनुअल चला रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अगर मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहा होता तो ज़्यादा बेहतर होता। बहुत ही इजी टू यूज़ इंजन ट्रांसमिशन ऑप्शन है, बड़ा ही स्मूथ है, और सिटी के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही उपयोगी है। बड़ा इंजन है तो हाईवे पर भी ये काफ़ी केपेबली चलता है। तो दोस्तों, जो ओवरऑल डायनामिक एबिलिटी है इस गाड़ी की, जो परफॉर्मेंस है पेट्रोल से, वो मोर देन एडुकेट लगा मुझे। और यहाँ पर वाकई में जो रिफाइनमेंट है और जो क्वालिटी है इस इंजन की, जो एक ड्राइव फील मुझे मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा कुछ और ज़रूरी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर Hyundai इसकी प्रीमियमनेस के ऊपर बहुत ज़ोर दे रहा है। उनका ये कहना है कि कॉन्सेप्चुअल स्टेज से ही यहाँ पर लेटेस्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया गया है, और ये एक हाई क्वालिटी, रिलायबल और प्रीमियम प्रोडक्ट है। और इससे संबंधित बहुत सारी जो प्रोसेसेस होती हैं उन्हें अप टू डेट किया गया है, और उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर 75.6% तक एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील या फिर हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ये गाड़ी जो है ये स्ट्रॉन्ग रहे, और Hyundai इसे सुपर स्ट्रक्चर बोलता है। इसी का एक पार्ट है लेटेस्ट जनरेशन रोबोट्स, जो कि इस्तेमाल किए गए हैं इस गाड़ी को बनाने के लिए। और इन सभी रोबोट्स की जो हेल्थ है उनका बराबर ध्यान रखा जाता है, और साथ ही साथ ये जो सारे रोबोट्स हैं, यहाँ पर जो वेल्डिंग टेक है वो भी सेल्फ लर्निंग है। इसके अलावा जो यहाँ पर पेंट भी यूज़ किया गया है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पेंट शॉप के द्वारा इस पर लगाया गया है, और वहाँ पर आपको 7th जेन पेंटिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो कि न सिर्फ इसे एक लंबी उम्र प्रदान करती है बल्कि एक प्रीमियम ग्लॉसी फिनिश भी देती है। क्वालिटी का भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर लगभग 5000 क्वालिटी चेक पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो अराउंड व्यू मॉनिटर आपको यहाँ पर मिलेगा उसका प्रिसिशन कैलिब्रेशन किया गया है, ताकि आप एकदम निश्चिंत होकर के गाड़ी को मनूवर कर पाएँ। एक और जो उल्लेखनीय बात है वो ये है कि Hyundai अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में 89% तक ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करता है, और जितना भी पानी इस्तेमाल होता है वो रेन हार्वेस्टेड पानी इस्तेमाल होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह का था कि Hyundai एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना चाहता था, जो कि स्पेशियस हो, जिसमें पूरी फैमिली साथ ट्रैवल कर पाए और काफ़ी लग्जूरियस लगे। तो जो इसकी डिज़ाइन है इसे काफ़ी बोल्ड रखने की कोशिश करी है Hyundai ने। इंटीरियर को कॉकपिट के जैसा बनाने की उनकी कोशिश थी। फीचर्स उनकी कोशिश थी कि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाएं, और इसके साथ ही साथ 6 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ये गाड़ी अवेलेबल है। इंटीरियर को कंफर्टेबल रखने के साथ साथ अर्गोनॉमिक रखने की भी कोशिश करी गई है। और जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपके पास 2 इंजन ऑप्शंस हैं, साथ ही हर इंजन ऑप्शन के लिए 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो राइड क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि काफ़ी अच्छी है। उसमें 18 इंच के जो यहाँ पे बड़े व्हील्स हैं ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, और जो छोटे खड्डे होते हैं या फिर छोटे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उनके ऊपर से गुजरते वक्त आपको झटका ना लगे, उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट योगदान करते हैं। तो ये जो 18 इंच व्हील्स हैं इसके कारण इस गाड़ी की राइड क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। अगर आप इसे क्रेटा से कंपेयर करें तो यहाँ पर राइड क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। इसे अगर बाहर से देखेंगे तो सामने से जितना हमें नज़र आ रहा है कैमोफ्लेज्ड गाड़ी के अंदर, सामने से ये गाड़ी काफ़ी कुछ आपको क्रेटा जैसी नज़र आएगी, लेकिन जब आप इसे साइड से देखेंगे तो आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कि गाड़ी ज़्यादा लंबी है।
और इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो है 2760 mm, जो कि इस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा लंबा व्हील बेस है। और ये टाटा हैरियर और MG हेक्टर से भी ज़्यादा लंबा व्हील बेस है, जिसका मतलब ये है कि अंदर स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकल करके आया है। और एक गाड़ी का व्हील बेस जब आप बढ़ाते हैं तो वो एक बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग चेंजेस किए गए हैं वो काफ़ी एक्सटेंसिव हैं। और जहाँ हमने देखा था कि हैरियर में उसी व्हील बेस के साथ टाटा ने 2 एक्स्ट्रा सीट्स लगा दी, वैसा यहाँ पर नहीं हुआ है। यहाँ पर व्हील बेस को बढ़ाया गया है ताकि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस निकल करके आ सके। लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल साइज़ देखेंगे, अगर आप व्हीकल की लेंथ देखेंगे, विड्थ देखेंगे और हाइट देखेंगे, तो हालांकि जो नंबर्स हैं वो मेंशन नहीं है, लेकिन देख करके साफ तौर पे पता चलता है कि जो ओवरऑल डायमेंशंस है वो ज़रा कम रहेंगे हेक्टर और हैरियर से, जिससे कि इस गाड़ी की जो कॉम्पैक्टनेस है वो बरकरार रहती है और आप इसे ईजिली मनूवर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर NVH कंट्रोल पर ख़ास ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पर सस्पेंशन नॉइज़ को कम करने के लिए कुछ एडवांस्ड बुशेस का इस्तेमाल किया गया है। डैश पैड पर साउंड डेडनिंग का इस्तेमाल किया गया है। और जो ड्राइव शाफ्ट है वहाँ पर डैम्पिंग का इस्तेमाल किया है, वहाँ पर ड्राइव शाफ्ट डैम्पर्स लगाए गए हैं। और उसके अलावा बहुत सारे साउंड एब्जॉर्प्शन मटेरियल्स भी लगाए गए हैं। सेकंड रो सीट्स में आपको कैप्टन सीट्स मिल सकती हैं, या फिर आप चाहें तो एक बेंच सीट ले लें। कैप्टन सीट में आपको बीच में एक कंसोल भी मिलेगा जहाँ पर आप अपना आर्म रख सकते हैं, तो वहाँ पर एक आर्मरेस्ट रहेगा। एक प्रीमियम फील में ये इजाफा करता है। इसके अलावा जो सीट्स हैं सेकंड रो की, ये स्लाइडिंग रहेगी ताकि जो पीछे थर्ड रो में लोग बैठें वो स्पेस एडजस्ट कर सकें आगे वाले पैसेंजर को बोल के, और अगर आप अपना सीट ज़रा आगे लें तो पीछे जो है स्पेस और ज़्यादा निकल करके आ सके। ये जो सीट्स हैं सेकंड रो की, यहाँ पर थाई सपोर्ट्स को इंक्रीज़ किया गया है क्योंकि कंफर्ट पर बहुत ज़्यादा जोर देने की कोशिश करी Hyundai ने। तो जो सीट्स हैं वहाँ पर थाई सपोर्ट को बढ़ाया है। लेग रूम जो है इसका भी ख़ास ध्यान रखा गया है, और कुशन जो है उसे भी काफ़ी एनहांस किया गया है। इसके अलावा एक और ख़ास बात यह है कि जब आप थर्ड रो में जाना चाहते हैं तो जो सेकंड रो की सीट्स हैं वो बहुत ही ईजिली टिप एंड टम्बल मैकेनिज़्म के द्वारा नीचे गिराई जा सकती हैं। और जो दरवाज़ा है, जो एंट्रेंस है, वो भी काफ़ी चौड़ा है, जिससे कि आप ईजिली एंटर कर पाएँ और अंदर जाना और बाहर निकलना बहुत आसान हो सके। ये हमने ट्राई किया और इस गाड़ी में अंदर प्रवेश करना थर्ड रो में और बाहर निकलना वाकई में काफ़ी ईजी है। सेकंड रो में आपको बीच में एक आर्मरेस्ट भी मिलता है, लेकिन अगर आप 7 सीटर वेरिएंट यूज़ कर रहे हैं तो उस आर्मरेस्ट में किसी तरह का कोई कप होल्डर नहीं मिलता है। ऑब्वियसली सेकंड रो और थर्ड रो दोनों में ही AC है, और आप फ्लो भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड रो में भी आपको दोनों तरफ AC वेंट्स मिलते हैं, जिसमें आपको 3 स्पीड का ब्लोअर कंट्रोल भी मिलता है। अगर आप थर्ड रो की ही बात करें तो यहाँ पर आपको जो बैकरेस्ट है उसमें रिक्लाइन फंक्शन मिलता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ पर मौजूद है। और ये जो दोनों सीटें हैं पीछे की, ये 50-50 फोल्डिंग है। और जब तीनों सीटें ऊपर होती हैं तब भी उसके बावजूद भी जो पीछे स्पेस है वो है 180 लीटर्स, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस है। अगर आप इन सीटों को गिरा दें तो जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और एक बड़ी फैमिली अगर 5 लोगों के साथ ट्रैवल कर रही है तो बहुत सारा सामान आप डाल करके एक लंबी हॉलीडे पर जा सकते हैं। इसके अलावा स्टोरेज स्पेसेस का भी काफ़ी सारा ध्यान रखा गया है। फर्स्ट रो में आपको जो कंसोल मिलता है वहाँ पर आपको एक कप होल्डर मिलता है, वहाँ पर आर्मरेस्ट स्टोरेज भी है, मोबाइल होल्डर है, बॉटल होल्डर है, मैप पॉकेट्स हैं, एक बड़ा ग्लव बॉक्स है। सेकंड रो में आपको जो कंसोल मिलता है वहाँ पर कप होल्डर है, वहाँ पर आर्मरेस्ट है और आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज है। इसके अलावा सामने वाली जो फ्रंट सीट्स हैं उसके बैक पर आपको ट्रेस भी मिलती हैं जिन्हें आप फ्लिप ओपन कर सकते हैं। थर्ड रो में भी आपको कप होल्डर मिलते हैं, दोनों ही तरफ आर्मरेस्ट मिलता है। तो जो अंदर स्टोरेज स्पेसेस हैं इनका भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है। ओवरऑल अगर मैं थर्ड रो की बात करूं तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा स्पेशियस ये थर्ड रोज़ नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बैठते हैं और सामने वाली सीट जो है उस पर बैठे हुए पैसेंजर को ज़रा आगे करने के लिए बोलते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं। और ये जो 2 नई सीट्स यहाँ पर आपको मिलती हैं ये काफ़ी हद तक यूजेबल हैं, और ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल होने के कारण आप इन्हें एक्चुअली एडल्ट्स को बिठा करके भी यूज़ कर सकते हैं। 5 फुट 11 इंच तक के लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप हेडरूम की बात करें तो काफ़ी प्रैक्टिकल है। सबसे ज़्यादा स्पेशियस ये जगह शायद नहीं है। अगर मैं इसे हैरियर से कंपेयर करूं तो वहाँ पर स्पेस मुझे ज़रा ज़्यादा लगा, लेकिन वो कहने के बावजूद भी कुछ गाड़ियों में जिस तरह से आपकी नीज़ स्काई की तरफ पॉइंट करती हैं या अनकंफर्टेबल होता है, वैसा नहीं है। यहाँ पे अंदर घुसना बहुत आसान है, और जो सीट्स हैं ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी प्रैक्टिकल और यूज़फुल सीट्स हैं। पीछे जो विंडो पर क्वार्टर पैनल है वो अंदर प्रकाश आने देता है और आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता है। आपको अंदर ऐसा नहीं लगता है कि कुछ घुटन हो रही है। बाहर का दृश्य आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसे काफ़ी यूजेबल सेट ऑफ 2 सीट्स
बना देती हैं। अब बड़ी जाहिर सी बात है कि सेकंड रो में अगर आपके पास कैप्टन सीट्स हैं तो आराम जो है वो ज़रा ज़्यादा रहता है, लेकिन वो कहने के बावजूद भी जो बेंच लेआउट है सेकंड रो के लिए, वहाँ पर भी आराम भरपूर है। थाई सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, लेग रूम आपको अच्छा खासा मिल जाता है, और जो सीट्स हैं ये बहुत अच्छे से कुशन्ड है, इनका थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो आप चाहे बेंच सीट कॉन्फ़िगरेशन लें या फिर कैप्टन सीट्स लें, जो आराम है यहाँ पर वो आपको भरपूर मिलेगा, और आराम के लिहाज से यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। विड्थ इस गाड़ी की सेगमेंट की सबसे ज़्यादा नहीं है, तो 3 अगर हट्टे कट्टे लोग अगर बेंच सीट पर बैठते हैं तो शायद हल्का सा स्क्वीज़ हो जाए, लेकिन नीचे जो फ्लोर एरिया है वहाँ पर कोई बड़ा हम्प नहीं है, तो बैठने में कोई यहाँ पर तकलीफ़ आपको नहीं होगी। इसके अलावा सीट्स जो हैं वो स्लाइड होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया 60-40 रेशियो में, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। लंबे पैसेंजर को एक तरफ बैठा करके अगर आप शॉर्ट पैसेंजर्स को दूसरी तरफ बैठाना चाहें तो वैसा भी आप कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी और वर्सेटैलिटी जो है उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है, और ये बात जो है ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी जो लोग इस गाड़ी को खरीदेंगे उनके लिए। तो दोस्तों ये थी वो सारी जानकारी जो मैं आपके साथ Hyundai Alcazar के बारे में साझी कर सकता था, और इस गाड़ी का जो लॉन्च है वो बहुत जल्द होने वाला है। आगामी 1 या 2 महीने के अंदर आप इस गाड़ी को अपनी सड़कों पर शायद दौड़ता हुआ देख पाएँ। कीमतों के बारे में अभी तक कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है, लेकिन मेरा ये अंदेशा है कि यहाँ पर जो व्हील बेस बढ़ाया गया है और बहुत सारे एनहांसमेंट्स किए गए हैं, उसके कारण जो मौजूदा Hyundai Creta है उससे लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया ज़्यादा कम से कम इस गाड़ी की कीमत होनी चाहिए। और अगर अभी आप Hyundai Creta की कीमतें देखें तो 10 लाख से 17.5 लाख रुपए तक उस गाड़ी की कीमतें हैं, और मेरा अंदेशा है कि 11.5-12 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक इस गाड़ी की जो कीमतें हैं वो रेंज कर सकती हैं। लेकिन इस बारे में मैं मुकम्मल तौर पे कुछ अभी नहीं कह सकता, लेकिन जैसे ही ये गाड़ी लॉन्च होगी उस वक्त हम इसका एक ज़्यादा डिटेल्ड रिव्यू ज़रूर करेंगे। आज मैंने जो जानकारी आपको दी मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटरराइड्स को, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दीजिए, और हमेशा अपनी सर्चेज़ में मोटरराइड्स लगाइए। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।